अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करें होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। वीडियो का टाइटल है जी 634 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व भारत में कैसे। और डीडी रिएक्ट की वीडियो है जी। अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर और इकबाल इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। बाहर के मुल्क में ये है कि इंडियन को सपोर्ट करता है, हालांकि वो गलत है। तो अगर इंडियन को सपोर्ट कर रहा है तो वो गलत कैसे है? तू कौन होता है ये बताने वाला कि ये गलत है ये सही है? नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है इस पर रिएक्शन देने के लिए बहुत सारे लोगों ने इसका मेल मुझे भेजा। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स जंप टू ओवर 2 ईयर हाई। अच्छा जी हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे फॉरेक्स रिजर्व की। पाकिस्तान के अंदर नई गवर्नमेंट बन चुकी है और आते ही हमारा फर्स्ट जो इंप्रेशन रहा वो ये था कि आईएमएफ से हमें लोन चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए। सर, आज अगर हम बात करें इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है 640 जो है बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया और पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 बिलियन डॉलर है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर आईएमएफ से हमें लोन नहीं मिलता तो कहा जा रहा है कि मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा। एक तरफ फॉरेक्स रिजर्व बढ़े हैं, इंडिया जो है दुनिया में चौथा मुल्क बना है जिसके पास सबसे ज्यादा डॉलर इस वक्त उसके खजानों में मौजूद है। पाकिस्तान 7 या 8 डॉलर के ऊपर लटक रहा है और डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। क्यों? सबसे पहले बात तो ये है कि फॉरेन पॉलिसी में अक्सर आपकी बात आ जाती है तो आपको सबसे पहले मतलब खुद मुख्तार होना चाहिए। जबरदस्त। उस मतलब बदकिस्मती से पाकिस्तान तो खुद मुख्तार नहीं है। दूसरी बात अगर की जाए, आ जाओ तुम आ जाओ, 2 मिनट। आप लोग जो है ना, वो बेचारा वो इंटरव्यू कर रहा था, तुम लोग बोल रहे थे, आ जाओ। आप बोले आपके पास इल्म बहुत ज्यादा है, आ जाओ। नहीं, 2 मिनट आप लोग खामोश नहीं रह सकते। आप सुनो, आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आप सुनो। परेशानी की बात ये है कि मुल्क का ये हाल है और तुम लोगों को टेंशन भी नहीं है। यही तो चीज़ है। सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी में मतलब खुद मुख्तार नहीं है। इंडिया की अगर बात कीजिए, इंडिया खुद मुख्तार है। हमारी फॉरेन पॉलिसी मतलब नहीं है। फॉरेन रिजर्वायर्स हमारे पास नहीं है। सबसे पहले इलीट कल्चर को ख़त्म किया जाए। जो सरकारी प्रोटोकॉल्स है, ये चीज़ें आपकी जो चीज़ जा रही है, आईएमएफ हम अगर लोन दे रहा है, आईएमएफ अपनी प्रोजेक्शंस करता है तो वो कहता है कि आपने जो है ना एक इलीट कल्चर को ख़त्म करना है, आपने इलीट पे टैक्स लागू करना है और गरीब को जो है ना आपने एक जो ना वो देना है, सब्सिडी देनी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे गरीबों से टैक्स वसूल किया जाता है और जो इलीट कल्चर है वो ख़त्म नहीं किया जा रहा। सही बात है। हाँ। पाकिस्तान की मैं सबसे पहले अगर इलीट कल्चर ख़त्म हो गई तो मतलब हो सकता है कि पाकिस्तान अब जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो मुझे नहीं लगता कि जो गवर्नमेंट आई है ना उनके पास कोई इस तरह की पॉलिसी है ना अवाम उनके साथ है। सबसे पहले वो कहते हैं कि मतलब आप अपनी अंदरूनी खिलाफात ख़त्म करो, उसके बाद फिर आप जाके जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे किसी के साथ अगर आप वो शरीकों वाला काम करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। अभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो आज सिस्टम है वो आप देख रहे हैं कि अगर पीटीआई की बात की जाए, 9 मई की केसेस, मतलब पाकिस्तान की अपनी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ना वो नहीं स्टेबल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इन चीज़ों से निकलेगा। सबसे पहले अगर अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक किया जाए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कुछ इस तरह किया जाए। अब जो हमारे या फॉरेन जो मिनिस्टर्स हैं, वो मिनिस्टर्स हैं, वो मतलब उनमें वो चीज़ है नहीं, पोटेंशियल नहीं है कि वो मुल्क को बाहर लेके आ सके। सर, यहाँ पर एक सवाल ये है कि उनके अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, 1947 से ये आगाज होता है। जी। वो भी जीरो से स्टार्ट करते हैं, हम भी जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये जो 10 साल है उनके मुल्क में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 10 सालों में जितना उन्होंने तरक्की किया इतना उन्होंने पहले नहीं किया। हमारे मुल्क में 5 सालों में 3 वजीर आजम आते हैं, ना आज तक हम कोई पॉलिसी दे पाए हैं और हमारी लॉन्ग टर्म कोई भी पॉलिसी नहीं है। नई गवर्नमेंट आती है, इवन इस बात का इतना मजाक उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो हर बंदा 1 कप चाय पीता है वो चाय भी आप सब पे जो है ना उधार है। हमारे पार्लियामेंट का हर इजलास उधार पैसों पे हो रहा है। आईएमएफ के बाहर आज धरना दिया गया है कि आईएमएफ जो है पाकिस्तान को लोन नहीं देगा। कुछ वर्करान ने बाहर धरने दिए कि क्योंकि इस मुल्क के अंदर जमहूरी निजाम नहीं है। ये जो तमाम हालात है, दुनिया ग्लोबलाइज हो गई, पाकिस्तान की खबरें बाहर देखते हैं, बाहर की इधर देखते हैं। कहां पर हम स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त इंटरनेशनल वर्ल्ड में? इंटरनेशनल वर्ल्ड में तो हम स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। मतलब मैंने आपको बोला है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम फिलहाल उस लेवल पे आए नहीं है। हमारे इंटरनल सिस्टम्स इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं, अवाम मतलब दिन ब दिन मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। मैं बताता हूं इंटरनेशनल फोरम पर आपकी औकात क्या रह गई है।
एक शायद अमेरिका में वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट हो रहा है, समझ रहे हैं? वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट हो रही है डेमोक्रेसी पर बात करने के लिए। आई थिंक मुझे लगता है हर साल ये समिट होती है और पाकिस्तान को उसमें इनवाइट ही नहीं किया गया। समझ रहे हैं? वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट और पाकिस्तान इज नॉट इनवाइटेड। भारत है वहां पर। एस जयशंकर साहब ने वहां पर पूरा अपना भाषण दिया है, बताया है कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें कितनी गहरी हैं, भारत की डेमोक्रेसी क्यों इतनी मजबूत है, क्योंकि हम समाज के तौर पर बहुत डेमोक्रेटिक इसलिए। लेकिन पाकिस्तान इनवाइटेड नहीं था, तो कहां है वर्ल्ड फोरम पे? आप डेमोक्रेसी के ऊपर समिट हो रही है, वहां पे आप इनवाइटेड नहीं है क्योंकि आपके यहां डेमोक्रेसी नहीं है। समझ रहे हैं आप? अगर डेमोक्रेसी होती तो इमरान खान पीएम ना बन गया होता। यार हम भी चाहते थे इमरान खान पीएम बने यार, बहुत धोखा हो गया उसके साथ। हमारा अपना बंदा पीएम नहीं बना यार, नुकसान हो गया। मैंने सबसे पहले एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, अगर पाकिस्तान में इलीट कल्चर को ख़त्म किया जाए, ये सबसे बड़ी जो है ना रुकावट है, और अगर ये ख़त्म की गई तो पाकिस्तान के सारे मसले हल हो सकते हैं। और ये चाय वाली बात पे क्या कहेंगे कि चाय भी उधार पी रहे हैं? नहीं, मतलब मसले ये इस तरह है, हमारे अवाम जो है ना उनमें शऊर नहीं था। शऊर वाले जो लोग आते हैं, सबसे पहले अनफॉर्चुनेटली इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है, बिल्कुल उनका पॉलिटिक्स में मुदाखलत है, लेकिन वो मुदाखलत किस वजह से है? मतलब वो तो खुद नहीं आए पाकिस्तान में। अगर आप तारीख में देखें, नवाज शरीफ को पिछले बार जो उन लोगों ने हटा दिया था, लेकिन अब नवाज शरीफ फिर उनको हाथ पकड़ के आया है। मुशर्रफ के टाइम पे, मुशर्रफ जिस टाइम गवर्नमेंट कर रहे थे तो उस वक्त ये बिजली के बिल्स का बड़ा इशू आ रहा था, तो उस वक्त एक आर्मी का बंदा 1 मीटर रीडर के साथ हर घर पे जाता था तो लोग बिल भी देते थे। ये चीज़ें हमने खुद प्रोवोक की है, ये चीज़ें हमने खुद मतलब इन चीज़ों को रास्ता दिया है। अगर आर्मी आज इंटरप्शन कर रही है, मतलब इंटरफेरेंस कर रही है, तो हमारी वजह से कर रही है। पॉलिटिकल इलीट के जो पॉलिटिकल इलीट्स है, वो कल्चर है, वो बार बार आर्मी का हाथ क्यों थामते हैं? अभी आप देख सकते हैं, मतलब वो एलिगेशंस तो लग रही है, वो फिर खुदा जाने हैं या नहीं है, लेकिन ये चीज़ हम देख सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिनके मामला ख़राब होते हैं तो वो मतलब जो उसके मुखालिफ होते हैं वो आ जाते हैं। नवाज शरीफ इससे पहले बाहर बैठ के जो आर्मी के खिलाफ बातें करता था, अब आया है तो फिर उसे आर्मी के हक में बात कर रहा है। मुल्क है, हम कहते हैं आर्मी भी हमारी अपनी है, अवाम भी हमारी अपनी है, सियासतदान भी हमारे अपने हैं, लेकिन जब तक इनकी ये हाइपोक्रेसी, ये मुनाफिकाना रवैया ख़त्म नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के हालात ठीक होने पर आ जाएंगे। आज इंडिया ने एक रिकॉर्ड बनाया है, उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है 640 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है और दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बना है जिसके पास सबसे ज्यादा डॉलर मौजूद है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की खबर ये है कि 7 बिलियन डॉलर हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। अगर IMF से जल्द लोन ना मिला तो कंट्री के डिफॉल्ट होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। एक तरफ इतना दौलत, इतना माल, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को चलाने के लिए डॉलर मौजूद नहीं। अच्छा, इसका जवाब सुन लें। उससे पहले मैं बता दूं कि भाई बधाई हो पाकिस्तान, IMF ने मंजूर कर दिया है कि भाई आपको और कर्जा वो देगा। तो 3 बिलियन डॉलर की डील थी, उसमें शायद 1.1 बिलियन डॉलर आपको जल्द, पाकिस्तानियों के नहीं लेकिन पाकिस्तानी सरकार के बैंक अकाउंट में, जिसका लिंक सीधे आसिम मुनीर साहब से होगा मुझे लगता है, वहां पर आने वाले हैं। और इसको लेकर बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान सरकार में, और बड़े लोग खुश हैं कि चलो कर्जा अप्रूव हो गया है। लाला ने कर्जा अप्रूव कर दिया है, लाला साहूकार जान ले लेगा, जान ले लेगा, जान। और वो जान तो जा ही रही है बेचारे आम पाकिस्तानियों की जा रही है, ना किसी फौज के अफसर की जा रही है क्योंकि उनको महंगाई से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ना किसी नेता की जा रही है क्योंकि उन्हें भी महंगाई से फर्क नहीं पड़ता। जान किसकी जा रही है? जो टैक्स दे रहा है, यानी कि आम पाकिस्तानी। उसे बिल भी भरना है, टैक्स भी देना है, घर परिवार भी चलाना है, और आपके दिए पैसों पर ऐश कर रहे हैं आपके नेता और आपके फौज के लोग। तो आपकी गैस की एक कंपनी है, उसने तो कहा है कि जी करीब करीब 150% गैस के रेट बढ़ाने वाली रिकमेंडेशन की है उसने। और कोई इसमें मतलब मैं कहूं कि गलत बात नहीं होगी कि आए कल को गैस के दाम और ज्यादा बढ़ने वाले हैं आपके। तो बधाई हो, जश्न मनाइए पाकिस्तानियों।
पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो इस कदर बुरे हो गए हैं जिसकी वजह से हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी सैलरीज नहीं आ रही। अच्छा। और जो गरीब आवाम है उनकी सैलरीज नहीं आ रही। ठीक है, जिसकी वजह से हमने IMF से बात की। IMF के कर्जा देना बहुत मुश्किल है। जो आपने अभी इंडिया की बात की, इंडिया चौथा बड़ा मुल्क है जिसके पास इतना वो पड़ा हुआ है, डॉलर पड़ा हुआ है। और पाकिस्तान के हालात बिल्कुल भी सही नहीं है जिसकी वजह से वो आगे कर सकती हैं या जो मिडिल क्लास लोगों को वो सैलरी प्रोवाइड नहीं कर सकती। आप कह रहे हो कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि हम सैलरीज दें? जी, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम लोगों की सैलरीज दें, या लोग जो हैं जो गरीब लोग हैं जो अब आप लोग देख रहे हैं जो पुअर पीपल हैं, ठीक है, जो जिनको सैलरीज नहीं मिली, जो गरीब। अब तो रमज़ान आ गया, रमज़ान में हालांकि बाहर के मुल्क में क्या होता है कि 10% 5% डिस्काउंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 50% बढ़ा कर चीज़ों को दिया जाता है। हम लोग जाते हैं फ्रूट्स लेने या हम लोग कुछ चीज़ें लेने, तो इतनी महंगाई हो गई है जिसकी वजह से गरीब अवाम पिस के रह गई है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को कम किया जाए और बाहर के मुल्क से देखकर हमें अपने जो है मुल्क को सीधा करना चाहिए। सही बात है। अब पाकिस्तान के मसले तो आपने बता दिए, अब ये भी मुझे वजह बताए कि इंडिया के जो खजाने हैं वो क्यों भर रहे हैं, उनके अंदर इतनी तेजी क्यों दिख रही है, कैसे, उनकी क्या पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से न सिर्फ उनका मुल्क बेहतर हो रहा है बल्कि डॉलर्स के भी भंडार उनके मुल्क में बढ़ते चले जा रहे हैं। सर क्या है कि ना वहाँ पर पॉलिटिक्स जो है ना वो सब मिलजुल कर चलते हैं। वहाँ पर एक यूनिटी बनी हुई है, ठीक है ना। वहाँ पर ये नहीं है पॉलिटिशियंस की यूनिटी कहीं नहीं है। यहाँ पर ये है ना कि हर एक पॉलिटिशियन होता है वो एक दूसरे की टांग खींचने को लगा। वहाँ पे भी बड़ी खींचते हैं। वहाँ पर ये है कि वहाँ पर एक ही वोटिंग है, वहाँ पर एक ही मोदी है, ठीक है। वहाँ पर एक ही बंदे ने मोदी का वोट देना। आप देख रही हैं कंटिन्यूसली मोदी जीता आ रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, जरदारी सभी खेल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किल, तराजू भी है, सराजुल हक, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किलात आ रही हैं और हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। कोई कहता है कि भाई दाल लग जाएगा तो हम ले लेंगे, तो ऐसे नहीं मुल्क चलता, ठीक है ना। जो चाइना है दुनिया का नंबर 1 है, स्वीडन है, जापान है, अब इंडिया है, तो पाकिस्तान भी आ सकता है कहीं ना कहीं अगर वो अपनी मुआशी हालात सही कर ले। देखिए हमारे पास यूथ है, हमारे मुल्क में बुजुर्ग इतने नहीं है, नौजवान। जिस मुल्क के पास यूथ जैसी पावर हो और वो मुल्क मांग के मुल्क चलाए, वो उसके हुक्मरान मांग के पैसे लाए, कैसा फील कर रहे हैं कि अवाम भी है, नौजवान भी हैं, अपने अपने तौर पर हर बंदा स्ट्रगल भी कर रहा है, लेकिन कोई फ्यूचर नहीं है। ये सवाल मैं आपसे करूंगी। मैं जवाब ही नहीं दे सकता। आप जवाब ही नहीं दे सकते। हाँ, देखिए हमारे क्या है कि ना हमारी जो यूथ है ना वो इस काबिल है कि वो भीख नहीं मांग सकती। जो हमारे हुक्मरान है ना वो भीख मांगने के अब काबिल हो चुके हैं। अच्छा। ठीक है ना, कि बाहर अमेरिका से उन्होंने कर्ज ले लिया, IMF से कर्ज ले लिया। हमारी जो यूथ है वो इस गवारा नहीं करती, क्योंकि हम जो लोग हैं ना, हम स्टूडेंट हैं, हम नहीं गवारा करते कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं, ठीक है। और हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है, क्योंकि हमने अपने मुल्क को इस मुकाम तक लेकर जाना है, यानी कि इस मुकाम तक लेकर जाना है, ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क उस मुकाम तक पहुंचे जिस मुकाम तक हम पहुंचाना चाहते हैं। हम स्टडी या क्वालिफिकेशन किस लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो आप स्टूडेंट है, तालीम का म्यार क्या है पाकिस्तान? आपने कहा कि आप भीख नहीं मांग सकते। हो सकता है आप इंडिविजुअल हो, आप भीख ना मांगते हो, आपके घर में रोटी मिल रही हो, लेकिन भाई पाकिस्तानी भिखारियों ने तो पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया है। पाकिस्तानी भिखारी हवाई जहाज से जा रहे हैं भीख मांगने, पता है ना। सऊदी में और UAE में भगाया गया भिखारियों को, जापान और पता नहीं कहां कहां भिखारी दिख रहे हैं। और कितने भिखारी हो गए हैं आपके यहाँ की मीडिया की एक रिपोर्ट है, वो दिखा देता हूं, सुनिए। रमजान मुबारक आते ही भिखारियों की तादाद में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। भिखारियों ने बड़े शहरों का रुख कर लिया है। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद भीख मांगते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना औसतन 900 रुपए भीख मांगी जाती है और कराची में रोजाना फी भिखारी 1450 रुपए भीख मांगता है। सालाना बात कर ली जाए तो 1 अरब 15 करोड़ 71 लाख और 43,000 डॉलर के लगभग भीख दी जाती है। तो जहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में भिखारी हों, वहां पर तो मैं कहूंगा, मैं किसी को आइडिया देता हूं, भैया स्कूल कॉलेज खोल लो, भिखारियों को डिग्री देने वाले। भिखारी कैसे बने? 10वीं करें आप भिखारी की बेसिक ट्रेनिंग के साथ, 12वीं करें आप थोड़ा एडवांस ट्रेनिंग के साथ, PhD इन भिखारी करें, BA इन भिखारी करें, BSc इन भिखारी करें, MSc इन MA और MSc इन बेगिंग करें। मजा आएगा भाई साहब, और बिजनेस चल निकलेगा, मैं बता रहा हूं। और वही तो हो रहा है। इसको आप चैनलाइज कर दीजिए, सरकार से कहिए कि भाई यूनिवर्सिटी बनाओ, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बेगिंग, हाउ टू बेग।
पाकिस्तान में? तालीम का मेयार मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने सिर्फ किया हुआ है FA सिंपल, ठीक है ना, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है ना, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ना? वहाँ पर क्या कहते हैं कि यार आप एक पढ़ा लिखा या मतलब अमीर ज़्यादा है ना, वो अगर पेपर देने जाता है ना तो वो 25-30 हज़ार रुपया देकर पास हो सकता है। यानी कि अगर हम जैसे गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग अगर पास होकर या हम चीज़ें कर कर उस मुकाम तक पहुँचे ना, तो वो हमसे आगे जा चुके होते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि पैसा ही है सब कुछ, आम बंदा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इंडिया के स्टूडेंट तो पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम बना। देखिए, मैं ये एक बात करता हूँ कि मेरी फैमिली जो है ना वो आउट ऑफ कंट्री होती है, ठीक है ना। वहाँ पर काफ़ी 70-75% लोग जो है ना बिजनेसमैन, वो इंडियन है, ठीक है ना। इंडिया का एक बंदा या दो बंदे जो वहाँ पे अपनी कंपनी को होल्ड कर रहे हैं ना, वो हमारे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। ये मैं ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। इंडिया के लोग पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं, वो इतना को है। सर, वो इतने इंटेलिजेंट कैसे बन गए? उनके पास इतनी अच्छी एजुकेशन है, वो ज्यादातर इंटरनेशनल कंपनी के CEOs हैं, पाकिस्तानी एक नाम भी नहीं मिलता। सर क्या है कि ना, हमारी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी, हमारे नाम पर एक धब्बा लग चुका है। हाँ। कि हम लोग करप्शन में हैं, ठीक है, हम लोग फ्रॉड करते हैं, हम लोग धोखेबाजी करते हैं, हम लोग एक पाकिस्तानी की टांग खींचने में लगे होते हैं। यानी कि बाहर के मुल्क में ऐसा नहीं है। बाहर के मुल्क में ये है कि इंडियन को सपोर्ट करता है, हालांकि वो गलत है, ठीक है ना। बाहर के मुल्क में बहुत ज्यादा सपोर्टिंग की जाती है। इंडियन को बहुत सपोर्ट करता है। अगर पाकिस्तानी, तो अगर इंडियन को सपोर्ट कर रहा है तो वो गलत कैसे है? तू कौन होता है ये बताने वाला कि ये गलत है, ये सही है? दर्शकों, आपको क्या लगता है, एक इंडियन अगर विदेश में एक इंडियन दूसरे इंडियन की मदद करता है तो इसमें गलत है? कमाल की बात हो गई यार। मतलब वो इंडियन की मदद ना करे और पाकिस्तानी की मदद करे तो सही हो जाएगा, है ना? आप ये कहना चाहते हैं? अबे इसीलिए तुम लोगों की हालत ऐसी है, दिमाग है नहीं तुम में, जो मुंह में आया बक दो, अंटे शंटे कुछ भी। बेरोजगारी है, जिसकी वजह से अब देख लें आप कि जो है गरीब तबका, उसको नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी है, उसके लिए कोई अच्छा रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से अब हमारे हालात ये हैं कि लोग चोरी और डकैती पर तुल गए हैं। हाँ। कि उन्होंने भी आखिर कुछ ना कुछ करना है, इस वजह से कि हमारे पास हमारे गरीब को कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो गरीब जो है इस चोरी और डकैती की वजह बन गया है। और ये हमारी हुकूमत है, इसकी जिम्मेदार है कि उसे चाहिए कि वो इनको रोज़गार दे, इनकी फसल है या इनकी जो भी मामलात है वो हल करे, लेकिन वो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही। ठीक है, आपने कहा कि बेरोजगारी है, किसान के भी मसले यहाँ पर है, किसान भी यहाँ पर खुश नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम इंडिया की बात करते हैं, 1947 में वो मुल्क आज़ाद होता है और आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसके पास इस वक्त दुनिया के 4थे नंबर पर वो इस वक्त है। उसके पास इतना डॉलर पड़ा हुआ है, 640 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है। उन्होंने इतनी तरक्की कैसे की, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? असल वजह पता है क्या है कि उनके जो वज़ीर आज़म है या उनकी हुकूमत है, उसको समझ आ गई है कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना, और उनके जो लोग हैं उनको भी शऊर आ गया है कि ये हमारे लिए इंसान अच्छा है या ये बुरा है। दूसरी बात ये है कि अब जो है आज पाकिस्तान में लोग अमीर हैं और इंडिया में जो है दूसरा हुकूमत वो गरीब है, लेकिन वो तरक्की कर रहे हैं। नहीं, इंडिया में हुकूमत भी अमीर है और अवाम, अब 25 करोड़ अवाम को उन्होंने गुर्बत से बाहर निकाला है। उसकी वजह ये है ना, अब आप देख लें कि वो जो वजीर आजम मोदी साहब है, दूसरी दफा वो मुंतखब हुए और तीसरी तैयारी हो रही है। पाकिस्तान में आप देख लें ये अच्छा, एक कोई पाकिस्तानी अगर मुझे ये समझा पाए कि कैसे भारत की सरकार गरीब है और लोग अमीर हैं, या पाकिस्तान में सरकार अमीर है और लोग गरीब हैं, ये मुझे समझाएं आप कि ये मतलब कैसे होता है, सरकारें अमीर कैसे होती हैं? नोट छापकर तो कैसे अमीर होती है सरकारें? बुद्धि नहीं है ना पाकिस्तान में, बुद्धिहीन।
पिछले 5 सालों में कितने वजीर आजम आए हैं और कितने चेंज हुए हैं। सही बात ठीक है। उसके बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब है, वो देख लें। उसके बाद ये है कि हमारे जो हैं उनको चेंज करते रहे। उसके बाद निगरान हुकूमत आ गई। निगरान हुकूमत के पास तो कुछ भी नहीं होता है ना, वो तो आर्जी होती है, कोई अथॉरिटी नहीं है उनके पास। हाँ। वो तो सिर्फ जस्ट आती है कि ताकि इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद कोई नया आए, चली जाती है। उनका ये काम होता है। और जो है ना इंडिया की बात की जाए, उनका जो मिडिल क्लास तबका है वो ऊपर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। और कोई वो गुर्बत खत्म कर रहे हैं। हमारे मुल्क में ये हो रहा है कि गुर्बत बढ़ रही है और हुकूमत जो है वो अपनी अयाशियों पर, वो अपने खजाने भरने में लगी हुई है। हाँ। अब आप देख सकते हैं कि अभी हमारे जो हुकूमत है वो नून लीग की है, और जो हमारे साबका वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हैं, उसके बेटे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उनका सारा बिजनेस बाहर है। पाकिस्तान में कोई बिजनेस उनका नहीं है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उनकी एक सुई जितनी जायदाद भी बाहर नहीं है। वो देखो ना, वो मुल्क और कौम के लिए बेहतर है। उनको पता है कि यार ये मेरा घर है, मैंने इस आवाम में रहना है। इनको पता है कि हमने लूटना है और बाहर चला जाना है। और जो मोदी है वो ऐसा नहीं सोच रहा, वो अपने मुल्क के लिए बेहतरी कर रहा है, अपनी कौम के लिए बेहतरी कर रहा है। जी। पाकिस्तान के अंदर सर इतनी आबादी बढ़ गई है, 24-25 करोड़ की आवाम है, मुस्तकबिल किसी के पास नहीं है, इलेक्शंस यहाँ पर फेयर नहीं है, वजीर आजम कोई यहाँ पर नहीं टिकता, दुनिया हमसे बात करने को तैयार नहीं। इन 5-6 सालों में कौन सा वजीर आजम हमारे मुल्क पाकिस्तान में आया? कोई आया? नहीं। आप कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, कोई आता ही नहीं है पाकिस्तान। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो भी आता है वो अपने जो है बैंक बैलेंस जोड़ने में और अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लग जाता है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। हाँ। पिछले दिनों IMF के साथ ये जो इलेक्शन हुआ है, उसमें IMF के साथ मुआहदा हुआ था कि अगर आप मसलन इलेक्शन के बाद मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाएंगे तो हम आपको फंड जारी करते हैं। ठीक है। उसकी वजह यही है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो डिफॉल्ट हो रहा है। जैसे अब वेस्ट इंडीज डिफॉल्ट हुआ, लेकिन उनकी आवाम में शऊर आया, वो खड़े हुए। श्रीलंका भी डिफॉल्ट हुआ है। हाँ। वेस्ट इंडीज का तो पता नहीं, श्रीलंका हुआ था डिफॉल्ट। श्रीलंका कह लें, श्रीलंका जो है वो डिफॉल्ट हुआ, वो अपने खड़ा हो गया। उनकी आवाम ने कहा कि ऐसे नहीं होना। यही वजह है कि अब हमारे पाकिस्तान में कह लो कि हमारे पाकिस्तान में तालीम नहीं है, हमारे पाकिस्तान में सेहत नहीं है, हमारे पाकिस्तान के पीने के लिए पानी नहीं है। ठीक है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास अच्छे रोड नहीं है। हमारे पास क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से अब देख लें आप। अब मैं दूसरा उधर बहावल नगर से, तहसील मिंचनाबाद है मेरी, मैं इधर आया हूँ लाहौर, और मैं देख रहा हूँ कि बहावल नगर हमारा एक जिला है, नवाब सादक बहावलपुर की रियासत है थी, जिसने पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए 3 माह की तनख्वाह दी है पूरे पाकिस्तान को। ठीक है। और अब ये हालात है कि उधर जाकर देखें, उधर कुछ भी नहीं है। और लाहौर में आते हैं कि ताकि अच्छी तालीम हो, कुछ बेहतर हो सके। हमारे बहावलपुर में या बहावल नगर में कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है, स्कूल नहीं है, कोई हुकूमत ने काम नहीं किया। चाहे नवाज शरीफ आया है, जरदारी साहब आए हैं। हाँ, इमरान खान की बात की जाए, उसने कोई आकर बेहतरी लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको रहने नहीं दी गई। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। शुक्रिया। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और अपने बातचीत देख ली। सवाल एक शायला ने पूछा कि भाई हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसका जवाब मैं देता हूं, बहुत लॉजिक और बहुत फैक्चुअल जवाब दूंगा मैं। शायद पाकिस्तानियों को ये बात समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। लेकिन उसके पहले बता दूं कि जैसे शायला ने बताया कि भाई 7-8 बिलियन डॉलर की, 7 बिलियन डॉलर की आपके पास डॉलर के रिजर्व पड़े हैं, फॉरेक्स रिजर्व जो होता है, विदेशी मुद्रा भंडार। भारत का अभी जो बढ़ा है ना मुद्रा भंडार, वो 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा बढ़ा है। आप समझ रहे हैं, जितना आपका टोटल फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, उससे ज्यादा तो, जितना है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं। पहली बात हो गई। तो इससे हैसियत का पता चलता है कि आपकी हैसियत कहां स्टैंड करती है। जो सवाल था कि भाई फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता क्यों नहीं, फॉरेक्स रिजर्व ऐसे ही नहीं बढ़ता। एड के पैसे से फॉरेक्स रिजर्व नहीं बढ़ता। आपके यहां जो फॉरेक्स रिजर्व पड़े हुए हैं वो भी एड के पैसे हैं, उधार के पैसे हैं, लोन के पैसे हैं। और पाकिस्तान शुरू से ही एड से, लोन से चलता आ रहा है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता।
आज हमारे डिजिटल जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या कंटेंट क्रिएशन के प्लेटफॉर्म हैं, आपको अंदाजा है कि हम उससे कितने पैसे कमा रहे हैं? उसमें यूट्यूब भी है, उसमें अमेजॉन भी है, उसमें नेटफ्लिक्स भी है, उसमें और भी दूसरे जो इंडिया के भीतर वाले जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, फेसबुक है, वो सब मिलाकर पिछली बार 2023 में $8.8 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया उन्होंने। $8.8 बिलियन का रेवेन्यू, मतलब अभी आपके यहां जितना फॉरेक्स रिजर्व पड़ा है उससे ज्यादा रेवेन्यू तो हमारे डिजिटल कंटेंट क्रिएशन वाले प्लेटफॉर्म्स ने क्रिएट कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहां के लोग काम कर रहे हैं। अगर यहां के लोग काम नहीं करेंगे तो वो रेवेन्यू नहीं आएगा। वैसे ही जो यहां पर फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गाड़ियां एक्सपोर्ट करते हैं, बाइक्स एक्सपोर्ट करते हैं, पता नहीं खाने की एग्रो प्रोडक्ट्स हम कितना कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कई बड़ी बड़ी जहाज की कंपनियों के पार्ट्स पुर्जे बनाकर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल के पुर्जे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये लोग काम कर रहे हैं तब तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाना है तो आपको काम करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे, सर्विसेज देनी पड़ेंगी, तब तो जाकर आएगा। जो बाहर हमारे लोग काम कर रहे हैं, जिससे रेमिटेंस आती है, उससे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट जो हम इंडस्ट्री से कर रहे हैं उससे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है। तो आप काम करोगे नहीं, आप इंडस्ट्रीज लगाओगे नहीं, सर्विसेज आप दोगे नहीं, तो फॉरेक्स रिजर्व आपका बढ़ेगा कैसे? घर बैठकर फॉरेक्स रिजर्व नहीं बढ़ते, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए जुटना पड़ता है, जी जान लगाना पड़ता है। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तब जाकर हमारा आज फॉरेक्स रिजर्व इतना ज्यादा है। इसके अलावा आप लोग जो कहते हो कि फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर में तो हम एक पैमाना बना रखा है कि मापते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें डॉलर्स नहीं होते, उसमें यूरो भी होंगे, उसमें पाउंड्स भी होंगे। हाँ, डॉलर का जो परसेंटेज ऑफ है ना कि टोटल इतना है, उसमें परसेंटेज डॉलर्स की ज्यादा होंगी, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड्स जो होती हैं वो डॉलर्स में ज्यादा होती है। तो हम अगर कोई चीज खरीदनी है तो हम डॉलर्स में खरीदते हैं। हालांकि अब बहुत कुछ हमने रुपीज और लोकल करेंसी में शुरू कर दिए, रशिया और हमारे बीच हो गई, और भी कई देशों के बीच हो गए, तो हम डी डॉलराइजेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। लेकिन कुल जमा बात यह है कि जब तक पाकिस्तान के लोग काम करना नहीं शुरू करेंगे, फॉरेक्स रिजर्व नहीं बढ़ सकता। सरकार के करने से नहीं बढ़ेगा। सरकार बस यही कर सकती है, आईएमएफ से लोन ले लिया, बैंक में रखवा दिया, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया। सऊदी अरब ने कुछ पैसा दे दिया, फॉरेन रिजर्व बढ़ गया। तो आपको काम करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा फॉरेक्स रिजर्व। आप बताएं, आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी भाइयों, पाकिस्तान तो डूबो, और पाकिस्तान जो है वो हालत वाकई ऐसी है कि वो कभी भी डूब सकता है। तो फॉरेक्स रिजर्व तो वाकई जी पाकिस्तान के पास जो है वो अपना तो कुछ है ही नहीं है, और हम मेहनत तो वाकई नहीं करते। इंडस्ट्री लगानी चाहिए, और ये तो मैं कहता हूँ कि इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट ज्यादा होनी चाहिए हमारी, तभी जाके ये सारा कुछ होता है, वरना जो है वो पीछे से पीछे ही जाते रहेंगे। और सबसे ज्यादा पहले बात करता हूँ मैं गरीबी की, तो गरीबी वाकई बढ़ रही है पाकिस्तान में, और दूसरा भिखारी भी बहुत बढ़ रहे हैं। और मैं शहर में अगर कहीं पे खड़ा हो जाऊं ना, तो कम से कम 5 मिनट बंदा खड़ा हो जाए ना, तो 20 से 30 जो है भिखारी आपके आगे पीछे आ जाएंगे। किस लिए खड़े होते हैं पर? वो जैसे भी खड़े हों, बंदा वहां पे कोई भी जाके किसी काम के लिए किसी शॉप के सामने ही खड़े हो जाए, तो वहां पे जो है वो आपके पास 20 से 25 से 30 जो है ना लाजमी जो है वो भिखारी आके, छोटे से लेके बड़े तक जरूर आपके पास आके मांगेंगे। तो इतना भिखारी हो चुका है, इतना भिखारी हो चुका है पाकिस्तान में, इतनी आवाम नहीं होती जितने भिखारी होते हैं वहां पे। तो और बढ़ रहे हैं, तो इनको कम करना चाहिए, और ये प्रोफेशनल बनते जा रहे हैं लोग। और कुछ तो हकदार होते हैं तो वो बहुत कम है, लेकिन जो प्रोफेशनल हो गए हैं वो ज्यादा हो गए हैं, तो इनको खत्म करना चाहिए। तो तभी जाके जो है वो सारा कुछ होगा। और लेकिन एक दूसरा सवाल भी है, जो वो बंदा कह रहा था कि वहां की जो हुक्मरान गरीब हैं और पाकिस्तान की अवाम भी गरीब है, तो वो उसका कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो पाकिस्तान को लूट के अमीर हो चुके हैं, और जो इंडिया के हुक्मरान हैं वो इंडिया को लूटा नहीं है उन्होंने, और उनके अपनी कोई बाहर जायदादें नहीं है, जो भी है इंडिया में ही है जितना भी है।
तो उस हिसाब से वो अमीर गरीब कह रहा था, और पाकिस्तान की अवाम जो है वो गरीब इसलिए है क्योंकि अवाम के पास तो कुछ भी नहीं रहा, और इंडिया की अमीर है क्योंकि इंडिया के पास देख लें कितने कितने अमीर जो हैं वो खानदान भी हैं, और लोगों की तनख्वाहें भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर निजाम की बात की जाए तो इंडिया के और पाकिस्तान के निजाम में बड़ा डिफरेंस है। वहां की अगर पॉलिटिक्स कुछ दो नंबरी करते हैं तो इदारे बड़े स्ट्रांग है। अगर लालू प्रसाद यादव जैसे पॉलिटिक्स जो आए हैं उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत अगर करप्शन की भी है तो उनसे निकलवा ली गई है, उनके हलक में से निकलवा ली गई है। वहां के इदारे जो हैं वो किसी पॉलिटिक्स के मुताज नहीं है। और मेरे ख्याल में उसको पकड़ भी लिया गया है, वो उसको क्या नाम है उसका, केजरीवाल को, केजरीवाल को भी बिल्कुल, अग्रवाल नहीं, केजरीवाल से भी लिया गया पूरा हिसाब किताब, और लालू प्रसाद यादव से भी पूरा लिया गया। और भी जो पॉलिटिक्स थे वो जितने थे उनके हलक में से भाई पैसे निकाले गए हैं। वो इदारे बड़े स्ट्रांग है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट इदारों के कामों में इंटरफेरेंस नहीं करती। वो ये नहीं देखते कि ये तगड़ा बंदा है, पावरफुल बंदा है, तो चलो जी 50 रुपए का स्टाम्प ले तो भाई चला जी कि मैंने ट्रीटमेंट करवाना है, मैं एक बीमार बंदा हूं तो करप्शन का हिसाब किताब नहीं देना। तो इस तरह के काम वहां पे नहीं होते। वहां के निजाम, वहां के कानून जो हैं वो भी इस तरह के हैं, फिर जाके वो मुल्क स्टेबल हुआ है। नहीं, करप्शन वहां पे भी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, करप्शन है, लेकिन ये है कि वहां का जो लॉ है, वहां का जो कानून है वो स्ट्रांग है, असल में वो मजबूत है। असल में पीछे जो जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है ना इनको, ये ऊपर लेके आए हैं, जिन लोगों ने बिठाया है अपने ऊपर, वो लोग चाहते हैं कि ये बंदे काम करें, और अगर वो हेरा फेरी करते हैं 1% भी तो कहीं ना कहीं जो है अवाम उनको पहले लताड़ती है, फिर ऊपर से गवर्नमेंट जो लॉ है ना वो उनको लताड़ता है, तो वो काबू में रहते हैं। तो अगर एक साइड भी ढीली हो ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरह, जैसे अवाम कुछ कर नहीं सकती खाली बातें करने के बजाय, मतलब वो बातें ही कर सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे अवाम करती है। कितने ऐसे पॉलिटिक्स हैं जिनके बारे में सुनने को मिला जी के नैब उठा के ले गई है, तो उनके ऊपर इतने करप्शन का इल्जाम है, इतनी उन्होंने करप्शन की है, तो आज दिन तक नहीं सुना कि इतनी रिकवरी हुई है। तो कोई रिकवरी भी नहीं। आपने वो जुमला नहीं सुना हुआ कि जहर को जहर खत्म करता है, मींस करप्शन को करप्शन खत्म करती है। वो आए हैं, नैब के सारे कानून चेंज कर दिए हैं, जिन जिन पे नैब की जो है वो एलिगेशन लगी हुई थी वो भी खत्म हो गई हैं, और पाक साफ होके बाहर निकले हैं। फिर वो ऐसा कुआं है जिसमें जाते हैं और पाक साफ होके आते हैं। वही बात के जो एक तालाब होता है और उसमें अगर कोई जाता है वो ब्लैक जो सॉरी अपना क्रो जो है, कौवे जो हैं ब्लैक जाते हैं और व्हाइट होके निकलते हैं। ये वो वाला साहब है, ये वो कुआं था जो कि ये लेके आए हैं, तो गए हैं पाक साफ होके बाहर निकल आए हैं। पाकिस्तान में एक लिस्ट जारी कर दी है, उसमें जनाब जितने करप्शन वाले लोग हैं उनको फर्स्ट पे जनाब एक किस्म का नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है। और यकीन माने वो जो अभी हालिया जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं गलत करूंगा, गुस्सा है मुझे, तो वो जो है वो अपने बता रही थी चाचा को कि देखिए आपका नाम सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पे दूसरे चाचा का नाम है, तीसरी पे मेरा नाम है। हैं? और भाई वो जो है लिस्ट देख के ना हंसी आती है। उसका ख्याल है कि जो लोग हैं उनको मीठा शरबत पिलाने से, कोई 2-4 समोसे या पकौड़े खिलाने से मुल्क के हालात बड़े ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से मुल्क के हालात ठीक नहीं होते। मुल्क के हालात ठीक करने के लिए आपको पॉलिसीज लेकर आनी पड़ेंगी। ठीक है, आवाम के साथ फ्रेंडली माहौल लीडर का होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हम इस बात को अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन ये है कि आपकी पॉलिसीज कहाँ पे है? आर्टिफिशियल। आपको तो अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए 2.5 करोड़ पे आपने गवर्नमेंट के खजाने में से मांग लिए कि आपकी गाड़ी आप चलाती हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको यूज करती हैं, तो बाकी सारी आवाम जो है उसकी तो इतनी इनकम नहीं है, तो वो अपनी जेब से सारा कुछ करते हैं, लेकिन आपको क्यों करवा के नहीं भाई? पर्सनल सवाल ये होता है, वही तो कह रहे हैं ना, कुछ नहीं है वहां पे, आपका तो है ही कुछ नहीं, अवाम का है। वो इसलिए तो कह रहे थे कि IMF जो है वो ये कहता है कि गरीबों से टैक्स खत्म करो और लीड क्लास जो है उनकी जैशियां खत्म करो, तो उन पे टैक्स डालो। तो लेकिन यहाँ पे जो है वो लीड क्लास की जैशियां ज्यादा हो जाती हैं, कोई भी अफसर हो उसकी जैशियां शुरू हो जाती हैं, उसको तनख्वाह सैलरी मोटी मिलती है, लेकिन उसके ऊपर जो जैशियां वो अलग मिलती हैं, तो गरीब आवाम पिसती रहती है। 10% इजाफा हो गया जी, 5% इजाफा हो गया जी, और गरीब जो बेचारे हैं वो उसी चक्की में पीस रहे हैं, उनका कोई ख्याल नहीं है। वो कहते हैं जी कि एक मुहिम निकली, 5% 10% तो इजाफा हो गया, वो अलग बात है। वहां पे उनको बिजली फ्री के यूनिट मिलते हैं, पेट्रोल फ्री मिलता है, 17वें ग्रेड का होता है, वो वैसे ही उसकी 10-12 लाख तनख्वाह होती है, और ऊपर से जो है वो 10-12 लाख के उसको जो है ये सारी लवाजमात दिए जाते हैं। ये किस लिए दिए जाते हैं? ये खत्म करने चाहिए, जरूरी है।
कि एक आम बंदा है, सोचने वाली बात है कि गरीब मुल्क है और इसकी हालत ये है कि डिफॉल्ट के किनारे पे खड़ा है, और यहाँ का गरीब अगर कोई 25,000 कमाने वाला है तो उसने अपनी जेब से सारा कुछ करना है, और अगर कोई 5 लाख या 6 लाख या 10 लाख वाली इनकम वाला बंदा है तो उसको सारी सहूलियत साथ देनी है। क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे कुछ उल्टी गंगा जो मेरे बैठी ख्याल है, तो में इसी वजह से यहाँ अक्सर के जो हालात है जो ना है और ठीक सरकारी होना इदारों में नामुमकिन है। सपोर्ट करते हैं। हैं? जो माफिया के लोग हैं ना वो इंटरप्ट करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने काम निकलवाने होते हैं, और ये सरकारी इदारे के लोग जो होते हैं अपने काम निकलवाते हैं। ठीक है ना, एक तो वो तनख्वाह ले रहे हैं, दूसरा उनको ऊपर से सहूलतें मिल रही हैं, तीसरा वो माफिया से रिलेटेड है। माफिया ठीक है से ना। रिलेटेड है, बल्कि बदमाश हैं। आम बंदे के वो सर्वेंट तो है ही नहीं है। आम बंदे को तो वो कहते हैं कि आप हमें जानते नहीं है कि हम आपके टैक्सों से पैसे बेशक तनख्वाहें लेते हैं। अगर कोई आम बंदा बेचारा ये बात उल्टा करता तो हो रिश्वत भी सकता है लेते कि हैं। 10 साल तो उसे बल्कि 10-20 साल तो वो जेल से ही ना जेल निकले। से, और उसे एक जुमला बोलते हैं जो मुझे कोड़ चढ़ती है उसके ऊपर। ठीक है, तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, और भाई उसकी औकात है ना, तो वो गवर्नमेंट ने तुम जो सैलरी ले रहे हो ना, जिस जॉब पे बैठे हुए हो वो उनके लिए बैठे हुए हो, तुम सर्वेंट हो। अगर वो बंदा आगे से कह देना कि तुम सर्वेंट हो, इनकी ना वो इज्जत में ना वो घाटे वाला आ जाता है काम, जो ना कि बेइज्जती कर दी है मेरी जनाब तुमने ये वर्ड यूज करके, हालांकि ओरिजिनल जगह और तुम्हारी वही है। कानून साहब भी इस तरह के बने हुए हैं जी, का फलां ऑफिसर की तौहीन हो गई है जी, अदालत ने ये वो हाँ, फैसला दे देना जी कि चलें जी ठीक है, इसको डालें अंदर, इसकी छितर प्लेट करें ताकि आम बंदा बोलने के काबिल ही ना रहे। तो यहाँ पे निज़ाम है ही नहीं है, और फिरौनी इंडिया में जो निजाम है है। ना वो काफी सारा अच्छा निज़ाम भी है, और लोग भी जो हैं वो शऊर रखते हैं, और बाकी जो गवर्नमेंट है वो भी सहूलतें देती है जी गरीब बंदों नो को। डाउट। काफी प्रोग्राम उन्होंने निकाले हुए हैं, काफी सहूलतें दी जा रही हैं, राशन दिया जा रहा है, हर एक चीज दी जा रही है यार। और स्टेप बाय स्टेप किया जा ये रहा तो है बहुत कहेंगे कुछ। कि इंडिया के लोग जो हैं वो सहूलत जो है वो हासिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो कहते हैं ना, वो उनको फिर भी लगता है कि पता नहीं हमें सहूलत नहीं मिल रही है और हमारे साथ जुल्म हो रहा है इंडिया के लोगों को। कहीं ना कहीं वो मेरे तो ख्याल में इसलिए कहते होंगे कि वो चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर हो, इससे नहीं, भी अच्छा बेहतर हो। से बेहतर नहीं, वो कार का पीर होला वो वाला साहब हो जाता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, वो वाला साहब हो जाता है। तो लेकिन ये है कि खुश रहें, क्योंकि आपको काफी सहूलतें मिल रही हैं। अगर आपको लगे कि आपको नहीं मिल रही तो एक दफा पाकिस्तान का विजिट कर लें, आपको लग जाएगा वो मिल क्योंकि रही आप हैं। स्वर्ग में जी रहे हैं, नरक में नहीं तो जी रहे, हम नरक बहरहाल में जी ये रहे है कि वीडियो अच्छी थी, मजा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया। आई होप कि आपने हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो से फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। तब तक के लिए हैं। अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।